राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यादवों का इनकाउंटर बिहार में, ये ताज़ा मामला है और इस मामले को उठाया है तेजस्वी यादव ने, जो बिहार के विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जब से सम्राट चौधरी नाम के मुख्यमंत्री ने बिहार में शपथ ली है, यादवों को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। उन्होंने आंकड़े भी बताए, नाम भी बताए कि इतने यादवों का एनकाउंटर हो चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश की राजनीति में अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपराधियों को निपटाने के नाम पे जाति विशेष के लोगों के इनकाउंटर किए हैं। ऐसा हमारे देश का राजनीतिक इतिहास बताता है। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई तब जब ये बात सम्राट चौधरी जी से पूछी एक पत्रकार ने कि आपकी सरकार पर यह आरोप लगता है कि आप जाति देखकर इनकाउंटर करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। और मैंने पुलिस को ये बोल दिया है कि अपराधी की जाति पूछो, बाद में उसका इनकाउंटर करो। यानी उनको इस पर कोई गिलानी लज्जा नहीं है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है जीतन राम मांझी, और जो बिहार की अति दलित जाति मुसर जाति से आते हैं, और जो 10 साल तक राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री रहे थे। बाद में उनको थोड़े दिन के लिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री भी बनाया। और आजकल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नाम से एक दल भी है उनका, और वो केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने इसके बारे में ये बोला है कि यादव आदतन अपराधी होते हैं, यादव दबंगई करते हैं, यादव ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, यादव बालू माफिया हैं। यादवों को या तो अपराध छोड़ना पड़ेगा या फिर बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे हैरानी होती है कि ये जो सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो जिनका अभी मैंने नाम लिया जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों यादवों की पार्टी में ही होते थे। इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से ही करी। वहाँ पे मंत्री रहे हैं। तब इनको यादव गुंडे नहीं लगते थे, तब इनको यादव लगते थे सामाजिक न्याय के पुरोधा और सामाजिक न्याय के मसीहा। और इसमें झूठ भी कुछ नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जो और कुछ भले ही किया हो या ना किया हो, बिहार का विकास किया हो या ना किया हो, कितना भी करप्शन किया हो, लेकिन ये बात तो सच है कि उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक आवाज़ दी, दबे कुचले लोगों को उन्होंने ऊंचा उठाया, समाज में बोलने के लायक बनाया। और उसी में ये जीतन राम मांझी भी है, क्योंकि ये बहुत ही दलितों में जो महादलित जाति होती है ना, उससे आता है, मुसर समाज से। खैर, तो दोस्तों, उसके बाद में एक्शन का रिएक्शन हुआ और जीतन राम मांझी के ऊपर हमला किया। कुछ यादव लड़कों ने पथराव किया, जिससे उनके सुरक्षाकर्मी चोटिल हो गए और जीतन राम मांझी बाल बाल बच गए। खैर, हिंसा का समर्थन तो करना गलत है, किसी के ऊपर भी हमला होना भी बहुत गलत है। लेकिन दोस्तों, जब लगातार किसी जाति को टारगेट किया जाता है तो उस जाति के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को गुस्सा आ ही जाता है। ऐसा ही जब ये सारा मैंने घटनाक्रम देखा तो दोस्तों, मुझे हरियाणा का घटनाक्रम याद आ गया। आज हम 2026 में ये बातें कर रहे हैं। 2016 में हरियाणा में भी ऐसा ही माहौल बना था। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी की सरकार को सभी जातियों ने बराबर वोट दिया था, क्योंकि वो बदलाव का साल था। लोग परंपरागत राजनीति से थक चुके थे और कुछ नया देखना चाहते थे, इसलिए बीजेपी को लोगों ने सत्ता में लेके आए, सब जातियों ने वोट दिया। उसके बाद बीजेपी के एक नेता राजकुमार सैनी ने इसी पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया, जिस पैटर्न पर अभी जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक जाति को निशाने पर लिया और उस जाति के बारे में लगातार भड़काऊ बातें बोलनी शुरू करी। तो उन्होंने एक जनसभा के अंदर ये बोला, सोनीपत के अंदर, जाटों को सुअर के बच्चे बोला। उसके बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मेरी जीभ फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं शेर के बच्चे बोल रहा था, मेरे मुंह से सुअर के बच्चे निकल गया। तो दोस्तों, उसके बाद में कुरुक्षेत्र के अंदर एक सुनारों की धर्मशाला के अंदर राजकुमार सैनी जी कोई उद्घाटन वगैरह करने गए थे, तो वहाँ पर उन पर हमला हुआ। कुछ जाट लड़कों ने उनके मुंह पर कालिक पोत दी, उनको थप्पड़ भी मारा। बाद में उन लड़कों की मॉब लिंचिंग भी हुई। तो उन लड़कों का जो हेड था उसका नाम संदीप भारती था, संदीप ढांडा, हिसार जिले का।
तो वो आज भी एडवोकेट है और आज भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य करता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ हरियाणा में 10 साल पहले घटा वो आज बिहार में घट रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न। और इस हिंदुत्व की राजनीति का ये देखो एक बहुत ही गहरी गहरी बात आपको बता रहा हूँ। हिंदुत्व की राजनीति जिसके अंदर सारे हिंदुओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं हिंदुत्व के नाम पे, उसके अंदर का जातिवाद कितना खतरनाक है। मेरे को लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ही जातिवादी इंसान हूँ, मेरी सारी पोस्ट जातिवाद पर होती हैं, लेकिन मैंने एक आरएसएस के बहुत ही कट्टर प्रचारक से एक बार बात करी और इस विषय पर मैंने उससे दिल की बात जानी, क्योंकि वो तृतीय वर्ष क्वालिफाइड व्यक्ति था। तो मैंने उसको ये बात जब पूछी कि आरएसएस के अंदर का जातिवाद है, तो उसके अंदर का जातिवाद देखकर दोस्तों मैं हैरान रह गया। वो दलित और पिछड़ी जातियों के बारे में उसके विचार बहुत ही घृणित किस्म के थे, और वैसे वो कहता था कि मैं हिंदू धर्म का प्रचारक हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं दोस्तों? जैसे राजकुमार सैनी जी का मैंने अभी उदाहरण दिया, इससे पहले मैंने जीतन राम मांझी का उदाहरण आपको दिया कि जो यादवों की पार्टी में रहा लंबे समय तक, आज उसकी नज़रों में यादव अपराधी और खलनायक हो गए। ऐसे ही राजकुमार सैनी जी ने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत चौधरी बंसीलाल की पार्टी से एमएलए बने, फिर मंत्री बने, फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भी मंत्री रहे। आज उन्हीं नेताओं को गालियां देते हैं, उनकी जाति को गालियां देते हैं, और अब उन्होंने भाजपा छोड़ दी, भाजपा से अलग हो गए, तो अब वो हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं को गाली देने लगे। यानी जो आदमी रामवादी पार्टी में रहा, 5 साल तक सांसद रहा, अचानक से उसका ब्रेन वॉश हो गया और वो अम्बेडकरवादी हो गया। तो जब उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, तब क्या वो ये बात जानता नहीं था कि ये पार्टी भगवान राम के नाम पे वोट मांगती है, राम जन्मभूमि के नाम पे वोट मांगती है, इसका कोर एजेंडा ही धर्म है? तब वो बीजेपी में रहा, तब उसको ये अम्बेडकरवाद याद नहीं आया, और बीजेपी छोड़ने के बाद आज वो अम्बेडकरवादी हो गया। तो ये विचारों का जो बदलाव होता है, इसके बारे में इन लोगों को बताना चाहिए कि उस समय ये सही थे या आज सही हैं। एक बात तो ये दोस्तों। दूसरी बात, एक बात और मेरे मन में आती है कि बिहार के यादवों के साथ जो जातियाँ हो रही हैं, या जो यूपी के यादवों के साथ जातियाँ हो रही हैं, चुन चुन के उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, उनको अपराधी बताया जा रहा है, अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो हरियाणा के यादवों के दिल में उनके प्रति कोई दर्द या कोई तकलीफ़ क्यों नहीं होती है? क्या हरियाणा बिहार से बहुत दूर है? क्या हरियाणा और बिहार के यादवों का आपस में कोई रिश्ता है? बिल्कुल नहीं है। हरियाणा के यादवों को इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि बिहार के यादवों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की लगातार 3 बार से सरकार जो बन रही है दोस्तों, अगर उसमें से अहिरवाल की 11 सीटें घटा दें तो बीजेपी की सरकार आज ही गिर जाएगी। महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी, रेवाड़ी, कोसली, बावल, गुड़गांव, सोना पटौदी और बादशाहपुर, इन सीटों को राव इंद्रजीत के नेतृत्व में बीजेपी हर बार जीतती है और उसकी सरकार बनती है। आज भी उसके पास 48 विधायक हैं, उसमें से 11 घट जाएं तो 36 विधायक रह जाएंगे, उसकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन हरियाणा के यादवों को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यूपी और बिहार के यादवों के साथ भाजपा वाले क्या व्यवहार करते हैं, और उनके नेता राव इंद्रजीत यदा कदा अपने दिल की पीड़ा व्यक्त भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। न बीजेपी के हाईकमान को फ़र्क पड़ता है, ना राव इंद्रजीत की राजनीति को फ़र्क पड़ता है, ना ही उनके वोटर को फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही हरियाणा के जाटों के साथ जो बिहार में यादवों के साथ होता है, वो हरियाणा के जाटों के साथ बीजेपी करती है। आज राजकुमार सैनी उनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन रामचंद्र जांगड़ा और राजकुमार गौतम नाम के 2 नवरत्न उनके पास हैं, जिनसे वो लगातार जहरीले बयान दिलवाते रहते हैं। लेकिन दिल्ली के जाटों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बीजेपी को वोट करते हैं। और उनके नेता प्रवेश वर्मा हैं, और उस प्रवेश वर्मा को जिसको चेहरा बनाकर बीजेपी ने 2025 का विधानसभा का चुनाव जीता, और जिस प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उसके घर में घुस के हराया। और शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण आपके सामने है। शुभेंदु अधिकारी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उसने ममता बनर्जी को हराया, लेकिन प्रवेश वर्मा को उस चीज़ का इनाम नहीं दिया गया। जबकि दिल्ली के अंदर दोस्तों 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जो प्रवेश वर्मा की वजह से बीजेपी ने जीती हैं। नरेला, बवाना, मुंडका, नांगलोई, नजफगढ़, मटियाला, बिजवासन, पालम,
महरौली, रिठाला, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, दिल्ली कैंट, मालवीय नगर, आर के पुरम, ये वो सीटें हैं जहाँ पर जाटों के वोट कहीं पे 30, कहीं पे 40%, कहीं पे 50% तक भी हैं। अगर ये सीटें, ये विधायक बीजेपी से आज बगावत कर दे तो आज शाम तक बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन हरियाणा के जाटों के साथ बीजेपी दोगला व्यवहार करती है। दिल्ली के जाटों को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और प्रवेश वर्मा को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि दिल्ली के सारे गांव की, हरियाणा के सारे गांव में रिश्तेदारियां हैं। लेकिन वोटिंग पैटर्न दोनों राज्यों के मतदाताओं का एकदम भिन्न भिन्न है दोस्तों। तो ये है हमारी राजनीति का असली चेहरा। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करना, जिससे मेरा हौसला बढ़े आगे और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ।